जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द साइंस मीडिया लिमिटेड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं खान सर के द्वारा बनाए गए नोट्स का क्वेश्चन पीडीएफ लाए हैं, जो रक्त एवं रक्त समूह से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीपीओ, सीडीएस, सीएपीएफ, सीटेट, एसएससी, रेलवे, एनडीए, बीएसएससी, बिहार दरोगा आदि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और रक्त से रिलेटेड पूरा निचोड़ प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। ब्लड का पूरा निचोड़ इस वीडियो में हम देखेंगे, पूरे बिल्कुल आसान भाषा में। आप सभी जानते हैं कि खान सर के द्वारा बनाए गए नोट्स बहुत इजी शब्दों में होता है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने क्वेश्चंस की ओर। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी फंक, ऑप्शन डी कार्लन स्टीनर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ होता है। बताइए रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है लसिका, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी हृदय। राइट आंसर ऑप्शन सी रक्त होता है ना मेन। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उदासीन रक्त, ऑप्शन बी शुद्ध रक्त, ऑप्शन सी अशुद्ध रक्त, ऑप्शन डी बफर रक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शुद्ध रक्त कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में संबंध में गलत है? बताइए निम्नलिखित में से कौन रक्त के संबंध में गलत है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन को पहचान करना? ऑप्शन ए है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ऑप्शन बी है इसका पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन सी इसका उत्पत्ति मध्य जन स्तर से होता है, ऑप्शन डी यह अम्लीय प्रकृति के होता है। तो सभी को जानते हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कैसा क्षारीय प्रवृत्ति के होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गलत दिखा रहा है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिएगा यहाँ पे कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन करना है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी। तो सभी कोई जानते हैं रुधिर के रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। समझ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन सा रक्त का घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक है? ये ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिका, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन डी है पट्टी कानू यानी कि प्लेटलेट्स। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए है केवल ए और बी, ऑप्शन बी है बी और सी दोनों, ऑप्शन सी है बी सी डी, ऑप्शन डी है ए बी सी डी और डी। समझ गया ना? तो इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गया ना? सब का सब जो है कैसा है, प्लाज्मा भी हो जाएगा, लाल रक्त कणिका भी हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका भी हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी % होती? बहुत ईजी सवाल है, सभी को बता देंगे, हमको पता है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 45%, ऑप्शन डी है 55%। तो सभी को जानते हैं कि हमारे रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% है। समझ गए ना? जो कैसे किस रूप में है? तरल रूप में है। इसमें जल की मात्रा कितनी होती है? तो 90%। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, रुधिर में प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? बताइए रुधिर के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए है 40 से 45%, ऑप्शन बी है 50 से 55%, ऑप्शन सी है 60 से 65%, ऑप्शन डी है 90 से 92%।
तो सभी कोई जानते हैं कि प्लाज्मा एक तरल रूप होता है जिसमें 90 से 92% क्या होता है, केवल जल ही पाया जाता है, और 7% में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो सभी कोई जानते हैं कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए हल्का नीले रंग का होता है, ऑप्शन बी हल्के पीले रंग का, ऑप्शन सी है हल्के लाल रंग का, ऑप्शन डी हल्के हरे रंग का होता है। तो सभी कोई जानते हैं कि प्लाज्मा का रंग हल्के पीले रंग का होता है। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्लाज्मा प्रकृति का होता है। बताइए प्लाज्मा किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति होता है या क्षारीय प्रवृत्ति होता है या उदासीन प्रकृति का होता है। तो सभी कोई जानते हैं कि प्लाज्मा यह एक क्षारीय प्रवृत्ति की होता है। समझ गए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गया ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सा सत्य है। बताइए। ऑप्शन ए है जल 90 से 92%, ऑप्शन बी है प्रोटीन 90 से 92%, ऑप्शन सी है अकार्बनिक आयन 1%, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे के सारे सत्य हैं। समझ गए। पर प्रोटीन जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्रोटीन 90 से 92% नहीं होगा, ये 7% हो जाएगा। समझ गए ना, याद रखिएगा 7% होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया ना। चलिए ऑप्शन में मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। बताइए प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए है एल्बुमिन प्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लोब्युलिन प्रोटीन, ऑप्शन सी है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सभी कोई जानते हैं कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। समझ गए ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लाज्मा में सभी प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। एल्बुमिन भी पाया जाता है, ग्लोब्युलिन भी पाया जाता है और फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है। फाइब्रिनोजन के कारण ही प्लाज्मा का रंग पीला होता है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रोटीन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। बताइए प्रोटीन की आवश्यकता रक्त को थक्का बनाने या स्कंदन में होती है, किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एल्बुमिन प्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लोब्युलिन प्रोटीन, ऑप्शन सी है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सभी कोई जानते हैं कि रक्त को थक्का बनाने में ये सारे के सारे प्रोटीन क्या होते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं रक्त को थक्का बनाने में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग पराश्रयणी संतुलन के लिए होता है। बताइए निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग पराश्रयणी संतुलन के लिए होता है। ऑप्शन ए है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी है ग्लोब्युलिन, ऑप्शन सी है एल्बुमिन, ऑप्शन डी है फाइब्रिनोजन। तो बताइए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। समझ गए ना, एल्बुमिन प्रोटीन है। समझ गए ना, एल्बुमिन प्रोटीन हमारे शरीर में पराश्रयणी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ जो शरीर के रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। बताइए। आप नहीं समझे होंगे, कहता है ना, ये क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे शरीर में के अंदर रक्त का जमाव नहीं होता है, जबकि शरीर के बाहर रक्त आसानी से जम जाता है। तो पूछ रहा है कि शरीर के अंदर रक्त काहे नहीं जमता है, किस वजह से। ऑप्शन ए है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन सी है हिपैरिन, ऑप्शन डी है ग्लोब्युलिन। तो सभी कोई जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हिपैरिन के कारण रक्त नहीं जमता है। समझ गए ना। ये हिपैरिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनाने वाले पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है। समझ गए ना, जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन सा असत्य है। असत्य कथन का पहचान करना है ना। चलिए देखिए असत्य कथन हमें ढूंढना है प्लाज्मा के माध्यम से। समझ गए, प्लाज्मा के थ्रू। ऑप्शन ए है यह यकृत में बनता है। प्लाज्मा क्या यकृत में बनता है। ऑप्शन ए है यह प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में ना देखना है। देखिए तो इसका कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में ना, प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के
कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में बताना है ना, कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन सा सत्य है इसका बताना है। तो यह यकृत में बनता है। कोलेस्ट्रॉल क्या यकृत में बनता है? ऑप्शन बी है यह प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन सी है यह स्टेरॉयड हार्मोन के बनने में सहायक है। ऑप्शन डी है यह अग्नाशय में बनता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह जो है कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है, समझ गया ना। कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है वो अग्नाशय में बनती है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रुधिर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी परसेंट होती है? बताइए, हमारे रक्त में आरबीसी की मात्रा कितना परसेंट होता है? सभी कोई जानते होंगे, ये सब कॉमन सवाल है ना। ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी है 44%, ऑप्शन सी है 92%, ऑप्शन डी है 10%। तो इस प्रकार 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारे शरीर में लगभग 44% क्या है? रुधिर है, आरबीसी है, समझ गया ना। और हाँ, यहाँ पे एक देखिए, एक बात ध्यान देने वाली है इस क्वेश्चन में, समझ गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपसे रक्त पूछा गया है, समझ गया ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ आपसे रक्त पूछा गया है, रक्त, ना कि आपसे रुधिराणु पूछा गया है। आपसे यदि जो पूछ दे कि रुधिराणु में, समझ गया ना, ब्लड कॉर्पस्कल्स का पूछ दे कि आरबीसी की मात्रा होती है, तब राइट आंसर ये 55% होता है, समझ गया ना। अब आपसे पूछा है रक्त, रक्त में आरबीसी की मात्रा होती है 44%। यदि आपको पूछ देता यहाँ पर ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रुधिराणु में आरबीसी की मात्रा होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 55%, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? आरबीसी के संदर्भ में कौन सा असत्य है? गलत कथन का पहचान करना है। आरबीसी के संदर्भ में कहता है आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है इसमें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, आरबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ये बेवकूफ़ बनाता है, ये गलत है, समझ गया ना। चलिए फिर भी आगे देखते हैं। इस प्रकार इसका गलत ऑप्शन यही है, समझ गया ना, बी है। ऑप्शन सी है इसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार हमने असत्य कथन कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे ल्यूकोसाइट नहीं कहा जाता है, ल्यूकोसाइट तो कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को, समझ गया ना। डब्ल्यूबीसी याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ना कि आरबीसी के कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? बताइए, आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है वृक्क यानी कि वृक्क को क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है हृदय। तो सभी कोई जानते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान या मानव शरीर के ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए ना, वृक्क को। इसका वृक्क होगा, प्लीहा ना होगा इसका राइट आंसर, सॉरी बॉस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लीहा होगा ना। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लीहा को कहा जाता है, समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, भ्रूण अवस्था में जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तो उस समय बच्चे में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अस्थिमज्जा में, ऑप्शन सी है प्लीहा में, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों में। तो बताइए कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण सभी को जानते हैं कि यकृत में होता है, समझ गया ना। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गया ना। यहाँ प्लीहा भी दे रहा है, समझ गया ना, सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ए ना होकर ए और सी दोनों हो जाएगा। प्लीहा दिया है ना, तो इसका राइट आंसर ये होगा। वयस्क में कहेगा तो यदि जो आपसे पूछता है कि वयस्क में आरबीसी का निर्माण होता है, तो मारते ऑप्शन बी, समझ गए ना, अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन कह रहा है भ्रूण में तो यकृत में होता है, समझ गए ना। यहाँ प्लीहा भी दिया है ऑप्शन, तो ए और सी दोनों दे रहा है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और यदि खाली यकृत देता तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही होता है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है ना कि हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। बताइए हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। बताइए हेमोग्लोबिन में पाया जाता है तो लाल रक्त कोशिका में, श्वेत रक्त कोशिका में, प्लाज्मा में या प्लेटलेट्स में। तो बताइए कि हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो सभी कोई जानते हैं कि यह हेमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है।
लाल रक्त कोशिका में। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता ऊंची जगह या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है। बताइए, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है ना, तो उसके शरीर में रक्त पर कैसा प्रभाव पड़ता है? घट जाता है या बढ़ जाता है? ऑप्शन ए है आकार में बढ़ेगा, संख्या में घटेगा, संख्या में बढ़ेगा, आकार में घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संख्या में बढ़ोतरी हो जाता है। समझ गया ना। और जब कोई गर्भवती महिला ऊंचाई पर जाती है तो उसके शरीर पर पहला तो रक्त की कमी होगी और दूसरा उसके त्वचा पर चकत्ते निकलना प्रारंभ हो जाएगा, चकत्ता घाव जैसा निकलना प्रारंभ हो जाएगा। समझ गया ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? आरबीसी में होगा, आरबीसी में क्या होगा? ऑप्शन ए है केवल वायवीय शोषण होगा, ऑप्शन बी है केवल अवायवीय शोषण होगा, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है त्वचा शोषण होगा। तो बताइए कि आरबीसी में कैसा शोषण होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना, केवल अवायवीय शोषण होता है। आरबीसी में कैसा शोषण होता है? तो केवल अवायवीय शोषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? बताइए, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, ऑप्शन बी है एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन सी है एरिथ्रोपोइटिक अंग है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गया ना, एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। कोई भी चीज़ निर्माण होता है ना, तो उसे एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है, और कोई भी चीज़ नष्ट होता है तो इसको लाइसिस कहा जाता है। जैसे आरबीसी निर्माण की क्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी निर्माण की क्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार पूछ देगा कि आरबीसी के विनाश या नष्ट होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोलाइसिस कहलाएगा। समझ गया नहीं यार, ल्यूकोलाइसिस कहलाएगा डब्ल्यूबीसी के बोलेगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। समझ गया ना। हम आशा करते हैं कि आपका कोई भी डाउट रहे ना, हम सारे डाउट को क्लियर करते जा रहे हैं। समझ गया ना। वो भी इतना इजी सवाल है भाई, तो इतना इजी सवाल आप सभी कोई आराम से कर रहे होंगे, इजी से बना लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि असामान्य रूप में आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? बताइए, असामान्य रूप में आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पोलीसाइथीमिया, ऑप्शन बी है इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सी है इरिथ्रोपोइसिस, ऑप्शन डी है ल्यूकोपोइसिस। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गया ना, पॉलीसाइथीमिया एक बीमारी है। समझ गया ना, हम पढ़ाए अपने क्लास में, देख लीजिएगा जाकर आप। पॉलीसाइथीमिया एक बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है, आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है। समझ गया ना। आप हमारा प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, ब्लड वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम ये सारे बातों को बताए हुए हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लाए हैं आपके सामने। समझ गए ना। और ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत भी आए हैं। समझ गए ना। आगे हम दिखाएंगे कौन सा एग्जाम में कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा है, सारे बताएंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 120 दिनों के बाद आरबीसी निगल जाता है। बताइए, 120 दिन जब आरबीसी का जीवन काल हो जाता है, उसे कौन निगल जाता है? ऑप्शन ए है फाइगोसाइटस, ऑप्शन बी है विषाणु, और आगे देखिएगा ऑप्शन सी क्या है, देखिएगा यहाँ पे होगा, आ जाए यार, सी है, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है कवक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ गया ना, यहाँ जो दिया था फाइगस दिया था ना, इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गया ना, फाइगोसाइट हो जाएगा। समझ गया ना। 120 दिनों के बाद आरबीसी निगल जाता है, तो फाइगोसाइट जो होता है आरबीसी को निगल जाता है 120 दिन के बाद। समझ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि खाली डैश कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो हमने अपने क्लास में बताया था कि अमूमन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं जिनमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसका वही पूछ रहा है कि किस में केंद्रक पाया जाता है, किसके कोशिका के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है ऊँट, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन सी डी है बकरी। तो हमने बताया था
कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऊँट। ऊँट और लामा जैसे स्तनधारियों ऊँट और लामा जैसे स्तनधारियों में क्या पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट है? यानी कि पूछ रहा है ना कि किसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। आरबीसी का ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ही ल्यूकोसाइट कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? डब्ल्यूबीसी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमें डब्ल्यूबीसी के संदर्भ में गलत कथन का पहचान करना है। ऑप्शन ए है इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। भैया पहला आंसर गलत है। सभी को जानते होंगे कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है भैया, तो इस प्रकार हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये गलत कथन है, समझ गए। और बाकी देखिए सब सही है, समझ गए ना। या जो दिया हुआ है इसका जीवन काल 3 से 4 दिनों का होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, ये भी सही बात है। इसमें केंद्रक नहीं, इसमें केंद्रक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है ना, बोल रहा है कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ईजी, तो बच्चा वाला सवाल है, सभी कोई कर लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो सभी को जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कोशिका द्रव्य में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? बताइए कोशिका द्रव्य में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 प्रकार की होता है कोशिका द्रव्य में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिका 2 प्रकार की होती है ना, जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 प्रकार की होता है ना, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जिसमें लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौर लिखा गया, समझिए यहाँ गैर होगा, समझिए। निम्नलिखित में से गैर कनिकय डब्ल्यूबीसी का प्रकार नहीं है, बताइए। कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सा कनिमय डब्ल्यूबीसी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है एसिनोफिल, ऑप्शन बी है बेसोफिल, ऑप्शन सी है न्यूट्रोफिल, ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए ना। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट देता है तो वो भी राइट आंसर हो जाता है, समझ गए। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कनिका युक्त होता है, समझ गए ना, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है खाली डैश को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है किसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है? ऑप्शन ए है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी है आरबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है हृदय। तो सभी को जानते हैं कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है ल्यूकोसाइट, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी को जानते हैं कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोग प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करता है, सभी को जानते हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है आरबीसी, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो सभी को जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा करना, रोगों से प्रोटेक्ट करना, समझ गए। इसीलिए शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि मनुष्य में रक्त समूह ए बी और ओ का पता सबसे पहले किसने लगाया था? ऑप्शन ए है कार्ल स्टीनर ने, ऑप्शन बी है फंक ने, ऑप्शन डी है ड्राइकास्टले और स्टार्ली ने, ऑप्शन डी है मेंडल ने। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए ना। कार्ल स्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूह ए बी और ओ का पता लगाया था, समझ गए ना। और आपसे पूछ दे ए बी का पता किसने लगाया था? ब्लड ग्रुप ए बी का पता
पूछ दे तो आप मारिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए ना। डाई कॉस्टले और स्टारली यहाँ कार्ल स्टीनर का क्या था, चेला था, स्टूडेंट था, समझ गया ना, दोनों मिलकर खोज किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि आरबीसी के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, समझ गए, ग्लाइकोप्रोटीन। आगे देखिए क्या है, को क्या कहा जाता है, कह रहा है ना कि आरबीसी के सतह पर, देखिए यहाँ पे कह रहा है आरबीसी के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हिपैरिन, ऑप्शन बी है ग्लोबिन, ऑप्शन सी है एंटीजन, ऑप्शन डी है एंटीबॉडी। तो बताइए कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझिए, एंटीजन पाया जाता है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन ए और बी दोनों होगा, साथ ही एंटीबॉडी नहीं होगा, समझ गए ना। हमने क्लास में इस बहुत ही बारीकी से ये सारे चीज़ों को बताया है, तो सभी कोई जो भी हमारे वीडियो देखे होंगे आशा करते हैं वो बहुत इजी से इसे बना ले जाएंगे। तो ऑप्शन है ए ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन डी है ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गया ना। सी यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, समझ गए ना, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी दोनों मौजूद होता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं मौजूद होता है, समझ गए ना। हमने अपने क्लास में बारीकी से ये सारे बातों को बताया है। यदि जो किन्हीं को डाउट हो रहा है तो वो कृपया कर जाकर हमारे प्रीवियस क्लास को एक बार देख ले, समझ गए ना, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 का आता है खाली डैश को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है। ग्रहणकर्ता के मतलब जो सभी से रक्त को ग्रहण कर सकते हैं, समझ गए ना। पूछ रहा है सर्वग्राही कौन है, बताइए। सर्वग्राही ग्रहणकर्ता सर्वग्राही बताइए। ऑप्शन ए है रक्त समूह ए, ऑप्शन बी है रक्त समूह बी, ऑप्शन सी है रक्त समूह ए बी, ऑप्शन डी है ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गया ना। ए बी जो है सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, समझ गया ना, सब से ग्रहण कर सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता है, सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है वो, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। तो देखिए बस उसका उल्टा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 38 और 40 ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, समझ गया ना। तो इसका राइट आंसर सॉरी इसका देखिए ऑप्शन ए है ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन सी है सी, ब्लड ग्रुप सी तो होता ही नहीं है कोई, समझ गया ना। ऑप्शन डी है ए बी ब्लड ग्रुप। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गया ना। ब्लड ग्रुप ओ में ऐसा स्थिति होता है, समझ गया ना। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है जबकि एंटीजन नील होता है, समझ गया ना, याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नील होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि ब्लड ग्रुप जैसे हो गया ना, ब्लड ग्रुप बी एल ब्लड ग्रुप, समझ गए ना। ब्लड ग्रुप ओ के साथ क्या है ना, ओ के साथ एंटीजन ए और बी पाया जाता है, समझ गए। एंटीजन खाली रहता है, क्या होता है एंटीजन खाली, एंटीबॉडी ए और बी पाया जाता है, समझ गए ना। अब ब्लड ग्रुप ए बी के साथ भी ऐसा ही होता है, ब्लड ग्रुप ए बी के साथ एंटीजन, समझ गए। यहाँ एंटीजन हो गया, एंटीजन मौजूद होता है, एंटीजन क्या हो जाएगा ए बी का एंटीजन ए बी ही हो जाएगा, समझ गए ना। और एंटीबॉडी नील रहता है, समझ गए, इस प्रकार याद रखिएगा। चलिए हमने सही बताया ना, देख लीजिएगा कि एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी दोनों होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों होता है, समझ गया ना। एंटीजन होता है उसमें और इसमें एंटीबॉडी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर देखते हैं। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है, यानी कि सबको दे सकता है, सर्वदाता। बताइए वहाँ पूछा था सर्वग्राही तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया था, ए बी हो गया था। अब पूछ रहा है कि सर्वदाता जो सभी को ब्लड दे सकता है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन सी है ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन डी है ए बी। तो सभी को जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता है, सभी को ये ब्लड दे सकता है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया के सामान्यता
किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? बताइए। जब अभिक्रिया एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है पीलिया और एनीमिया की, ऑप्शन बी है गठिया एवं साइनस का, ऑप्शन सी है एम्फ्यूलस एवं सिफिलिस का, ऑप्शन डी है एड्स और कैंसर का। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए ना? पीलिया और एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के देखते हैं। RH एंटीजन, अब RH फैक्टर से पूछती है सवाल। समझ गए ना? RH त्वचा या RH एंटीजन की खोज किसने की थी? सभी को जानते हैं RH एंटीजन का खोज किसने किया था। फिर भी चलिए ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है कार्ल एंड स्टीनर, इसका पूरा नाम है कार्ल एंड स्टीनर और बीनर। ऑप्शन बी है बीनर और मेंडल। ऑप्शन सी है स्वान और सिल्डन। ऑप्शन डी है वाटसन और क्रिक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए ना? सभी कोई जानते हैं कि RH एंटीजन का खोज कार्ल एंड स्टीनर और बीनर ने किया था। समझ गए ना? 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, सॉरी 44 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 44 क्या कहता है कि सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रिसस बंदर में, ऑप्शन बी है रिसस कुत्ता में, ऑप्शन सी है रिसस ऊँट में, ऑप्शन डी है रिसस गाय में। तो सभी कोई जानते हैं कि RH एंटीजन का खोज सबसे पहले रिसस नामक लाल मुंह वाले बंदर में किया गया था। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से देखते हैं। निम्न में से किस रक्त समूह में RH तत्व या RH एंटीजन उपस्थित होता है? बताइए किस में RH एंटीजन उपस्थित है। ऑप्शन ए है ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ऑप्शन डी है बी पॉजिटिव। तो बताइए कि किसमें RH एंटीजन उपस्थित होगा। समझ गए ना? तो इस प्रकार 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अलग दिख रहा है, देखिए सब ये सब क्या है, नेगेटिव में है और बी पॉजिटिव में, इस तरह से भी पकड़ना जानिएगा। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक यानी कि दानकर्ता या सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? कह रहा है ना कि सार्वभौमिक है। समझ गए ना? दानकर्ता यानी कि दे भी सकता है और सबसे ले भी सकता है। वो ब्लड ग्रुप कौन बताना है। समझ गया ना? तो ऑप्शन ए है ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ऑप्शन बी है ए बी पॉजिटिव ओ निगेटिव, ऑप्शन सी है ओ निगेटिव ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी है ओ पॉजिटिव ए बी निगेटिव। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए ना? ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव जो है, ऐसे भी जब भी होगा ना तो ओ और ए बी ही होगा, क्योंकि ए बी जो है ए बी सर्वदाता है और वो सर्वग्राही। समझ गया ना? तो इस तरह से जब भी होगा तो ए बी ही होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? चलते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा खनिज सहायक होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है? खनिज पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। समझ गया ना? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्शियम आयन जो होता है ना, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। समझ गया ना? आपसे तत्व यही पूछता है कि कौन सा तत्व होता है, तो भी राइट आंसर कैल्शियम ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्कंद है? बताइए हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। आगे भी क्वेश्चन मिल चुका था। समझ गया ना? ऑप्शन ए है ग्लोबिन, ऑप्शन बी है हिपैरिन, ऑप्शन डी है सोडियम ऑक्जिलेट, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिपैरिन जो होता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। समझ गया? और बाकी सोडियम ऑक्जिलेट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक होता है? बताइए पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। सभी कोई जानते होंगे। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो सभी कोई जानते हैं कि विटामिन के हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। समझ गए ना? यदि जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन नहीं करता है किसी भी व्यक्ति का। और ऐसे रासायनिक विधि से
चाहे रासायनिक विधि से चाहे तो रक्त का थक्का जमाया जा सकता है, समझ गए ना। सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्सीलेट 0.01% पानी के साथ मिलाकर चढ़ाया जाता है ना, तो शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा 50 से 107 क्वेश्चन तक हो, उसमें पूरा करा दिया जाएगा, समझ गए ना। और जिन भी जो भाई या जो भी दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट प्रश्न, रुधिर वाहिका यानी कि रक्त वाहिका से निकल गया, क्या है यहाँ पे देखिएगा, तो रुधिर वाहिका से निकलने वाला रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जा सकता है, बताइए। देखिए आ गया, पूछ दिया ना कि रुधिर वाहिका में निकलने वाला रुधिर रक्त को जमने से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए है हेरोडिन, ऑप्शन बी है सोडियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन डी है पोटेशियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सभी मिलाया जाता है, समझ गए ना। तो आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है और हम आज यहीं तक विदाई लेते हैं आपसे, और आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी मनोबल को बढ़ाएं। थैंक यू।